हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास है 13 नंबर का। इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर अवश्य देखिए। काफी जो है आपको क्वेश्चन जो मिल रहा है बिल्कुल एग्जाम सिलेबस के अनुसार मिल रहा है। तो ये बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है। तो आप लोग इसे चूकिए नहीं, जाकर के देखिए, क्योंकि नजदीक में ही आपका दरोगा का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों को, श्रृंखला को देखते हैं कि कैसा प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध थे। कह रहा अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? तो क्या चिकित्सक थे, रसायन शास्त्र थे, भौतिक शास्त्र थे, या जीव विज्ञान थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करें तो ये एक भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्री थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करें तो इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को इन्हें नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में। कब मिला था? 1921 ईस्वी में। तो ये क्या है? एक भौतिक शास्त्र है और इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन से भौतिक वेदी हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। और अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। किसके लिए? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करें तो इन्होंने 3 सिद्धांत, 3 नियम दिया है। इनके द्वारा कितने नियम दिया गया है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के 3 नियम। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। तो उस नियम के बारे में आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले की अगर बात करें, दूसरे की, तीसरे की, तो पहला है ना, पहला जो नियम था आपको सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और दूसरा की अगर बात करें तो सापेक्षता के सिद्धांत, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला सिद्धांत दिए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये 2 हो गया। आपकी तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा? है ना, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से संबंधित नियम दिए थे। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, है ना, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो नियम दिए थे, कौन दिए थे? तो आइंस्टीन महोदय ने दिए थे। किसने? तो आइंस्टीन महोदय के बारे में इतना सारा जानकारी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि लगभग इसी इर्द गिर्द से क्वेश्चन आते रहता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्र से संबंध रखते थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। अगर बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन ने कितने नियम दिए हैं, तो टोटल 3 नियम दिए हैं। कौन कौन? तो पहला तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं, दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव का दिए हैं, और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम दिए हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला चलते हैं। कारण निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो कौन सी गैस है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है? तो बताइए कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका प्यारा सा आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? तो उत्तरदायी है। अगर बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, है ना, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन के हैं? ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो उत्तरदायी है, कौन कौन सी गैस है? उत्तरदायी की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी गैस आ जाता है? तो पहला तो आ जाता है आपको CO2, है ना, CO2 आ जाता है। दूसरा की बात करें तो O2 आ जाता है ना, ऑक्सीजन, CO2, O2।
और तीसरा अगर ले तो N2O आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा की बात करें तो CFC आ जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आ जाता है। तो ये 4 गैस जो है आपको किसके लिए है, तो आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए है। कौन कौन है, और एक आता है मीथेन आता है, मीथेन CH4 जिसको कहते हैं, CH4। तो ये पांचों को आप लोग को याद रखना है। तो ये पांचों गैस जो है किसके लिए उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये पांचों गैस आपको उत्तरदायी है। कौन कौन है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, O2 हो गया ऑक्सीजन, N2 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CH4 हो गया आपको मीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगला है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, कौन नहीं जानता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कह रहा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, क्या 44 है, 43 है, 40 है, 41 है। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या तो 40 है, इसके अलावा तो बिहार में और भी है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, तो सब के बारे में जानिए। ठीक है, तो बिहार में अगर राज्यसभा के सीटों के बारे में अगर पूछिए तो बिहार में राज्यसभा सीट की अगर बात करें तो कई गो है, यहां हम लिखते हैं, इसको अगर हम कंठाग्र याद कर लीजिएगा, 16 गो है। बिहार में कई गो है राज्यसभा सीट, तो 16 गो है। अगर बात करें विधानसभा के, तो विधानसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट, तो विधानसभा सीट की अगर बात करें, विधानसभा सीट की, तो विधानसभा सीट जो है आपको कितनी है, तो 243 है, 243 है, 243 है, 243 है। अगर पूछे विधानसभा में विधानसभा सीट कितनी है, तो 243 है। अगर पूछे कि विधान परिषद कितने हैं, बिहार में विधान परिषद, तो विधान परिषद अगर पूछे, विधान परिषद, तो विधान परिषद सीट जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75। देखिए राज्य में जो विधान परिषद होती है वो विधानसभा का 1/3 होता है, तो गुना कर लीजिए, 75 तिया कितना होता है, 7 21 210, अपन तिया 15, कितना हुआ 225 लगभग, मतलब लगभग जो है 1/3 के रूप में होता है विधान परिषद की सीटें। किसका, तो विधानसभा का। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर बात करें बिहार के बगल में हमारा पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ज्यादा नहीं, बिहार से 2 गो ज्यादा है। बिहार में 40 गो है, तो यहाँ 42 गो है ना। बिहार में 40, तो पश्चिम बंगाल में 42 है। और सबसे ज्यादा तो हद कर देने वाली बातें हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कहाँ की है, किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। तो कितनी है, तो 80 है। कितनी है, 80 है। कहाँ की है, तो यूपी की है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको मस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। अब आ गया भारत की सीमा से नहीं लगने वाला देश। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत के सीमा से कई गो देश लगता है, तो टोटल 7 गो लगता है। भारत 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ क्या करती है, तो सीमा साझा करती है, सीमा साझा करती है। तो इसको आप लोग को याद रखना है, कंठाग्र। अगर आप दरोगा का स्टूडेंट है तो ये आपको मुंह पर रहना चाहिए। सबसे पहले की बात करें तो हमारा पाकिस्तान को ले लीजिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दूसरा की अगर बात करें तो आप ले लीजिए बांग्लादेश को। तीसरा की अगर बात करें तो ले लीजिए आप जाकर के इसको, नेपाल को ले लीजिए, नेपाल को। चौथा नंबर की अगर बात करें तो चौथा नंबर में किसको लीजिएगा, नेपाल हो गया।
चाइना को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए। 5वां नंबर की बात करें तो आपको अफगानिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए। और 6ठा नंबर की बात करें तो म्यांमार ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, ठीक है। और 7वां नंबर बताइए, 7वां नंबर क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन। हाँ, 7वां नंबर में आपको भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान। तो ये सातों जो देश है हमारे भारत देशों से क्या करती है? सीमा साझा करती है, सीमा टच करती है। तो इसी से तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो इसमें से निकाल के इसमें छांट लीजिए कौन नहीं है, तो ताइवान नहीं है। कौन नहीं है? ताइवान, ठीक है। ये म्यांमार की क्या है? म्यांमार की राजधानी बर्मा होता है, म्यांमार में बर्मा है, और भूटान तो है ये, चीन है ये। तो ये ताइवान जो है हमारा देश से सीमा साझा नहीं करती है। तो कितना प्रश्न बचा? भारत कितने देशों से सीमा साझा करती है? 7। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों से सीमा साझा करती है? भारत की जलीय सीमा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जलीय सीमा की अगर बात करें तो 5 देशों से टच करती है ना, टच करती है। कितने देशों से? अगर जलीय पूछे तब, जलीय अगर पूछे तो कितने देशों से? 5 देशों से, ठीक है। तो 5 देशों में कौन कौन देश था? पाकिस्तान था, मालदीव था, श्रीलंका है। पाकिस्तान है, और क्या है? तो आपको मालदीव है, और क्या है? तो आपको श्रीलंका मिल जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और 4 नंबर की अगर बात करें तो 4 नंबर में हो जाएगा आपको बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। और 5वां नंबर की अगर बात करें तो म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है। तो ये 5 देश ऐसी देश है जो भारत के जलीय सीमा साझा करती है। कौन सी सीमा साझा करती है? जलीय। कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और म्यांमार है। ये 5 देश को जो है आपको याद रखना है। किस रूप में? तो जलीय सीमा साझा करने के संदर्भ में, रूप में, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, मैं लिख देता हूं। अगर पूछे कि भारत की जल एवं स्थल भारत की सीमा जल एवं थल से लगने वाली कितना देश है? लगने वाली कई गो देश है? तो 3 गो देश है। टोटल कितना है? 3 देश है, ठीक है। तो 3 गो फॉर्म, सबसे पहले की ठीक है। तो कह रहा भारत की सीमा जल एवं थल, किसे? तो जल एवं थल से लगने वाली कितने देश है? तो टोटल 3 देश है, कौन कौन है? तो यहां पर हम लिखते हैं। पहला तो हो जाएगा बांग्लादेश। दूसरा की बात करें तो म्यांमार हो जाएगा, और तीसरा की अगर बात करें तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तीनों फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 गो देश कौन सा था? वैसा जो भारत की सीमा जलीय और स्थलीय दोनों से टच करती है, तो वो 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? कह जल शोधन, है ना। तो जल शोधन का कौन सा ऐसा तरीका अपनाइएगा जिसमें सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? जल शोधित भी हो जाएगा, शोधन मतलब फिल्टर करना, है ना, शोधन मतलब फिल्टर करना। तो कह जल शोधन की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं किया जा सकता है? तो क्या उसको उबाल करके, निस्पंदन करके, क्लोरोनीकरण करके, या परावैज्ञानिक विकिरण को करके? तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको निस्पंदन की प्रक्रिया जब कीजिएगा तो उसमें आपको जल शोधित भी हो जाएगा और सूक्ष्म जीव को नष्ट भी नहीं होगा। तो कौन सी प्रक्रिया होगा? निस्पंदन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया होगी? निस्पंदन की प्रक्रिया। बात आई है जल की, तो जल में एक विष होता है ना, उसका नाम है आर्सेनिक फ्लोराइड।
है ना। आर्सेनिक फ्लोराइड की अगर मात्रा पाई जाती है जल में तो वो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। जल में आर्सेनिक फ्लोराइड होने के कारण, तो जल में लिखते हैं यहां पर, जल में आर्सेनिक आर्सेनिक फ्लोराइड फ्लोराइड होने के कारण क्या होता है, तो होने के कारण शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, शरीर को नुकसान होता है। मतलब कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जल में अगर आर्सेनिक फ्लोराइड है तो अगर जल का सेवन आप कर रहे हैं तो आपके शरीर को क्या होगा, तो नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उसमें जांच करके देखिए कि आर्सेनिक फ्लोराइड तो नहीं है ना, क्योंकि आर्सेनिक फ्लोराइड एक विषैली चीजें हैं जो कि पानी में अवस्थित रहती है। ठीक है। अगर बात करें जल में वर्षा के जल का, तो वर्षा का जल हमारे जो है उपयोग केवल 8% होता है भारत में। वर्षा के जल की अगर बात करें तो वर्षा का जल भारत में केवल कितना प्रतिशत होता है, तो 8% जो है उपयोग होता है, उपयोग होता है। बाकी जितना बचता है सब बर्बादी, है ना, बाकी सब बर्बादी, मतलब 92% बर्बादी होता है। मात्र और मात्र 8% ही इसका जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका, तो वर्षा के जल का, वर्षा के जल के। अगर बात करें जल को शुद्ध करना है तो उसमें कौन सी पाउडर मिलाइएगा, तब ब्लीचिंग पाउडर मिला दीजिए। जल को अगर शुद्ध करने के लिए, तो जल को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलाया जाता है, ब्लीचिंग। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन ही सब, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आप लोग धैर्य बनाकर बने रहिए, और ज्यादा छटपटाने से जो है ज्यादा याद नहीं होता है। एक वीडियो देखिए, आराम से देखिए, जितना देखिए उतना सीखिए, तभी कल्याण होगा। ठीक है। और अगर बात करें जल में एक अस्थाई और अस्थाई कठोरता होता है ना, जल में अस्थाई और अस्थाई कठोरता होता है। उसको दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जल में अस्थाई कठोरता या तो फिर अस्थाई कठोरता दूर करने हेतु क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन खड़े पूछता है कि बताइए कि जल में अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। अस्थाई दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के। तो ये सब जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं। नहीं कहता है कि मार्शल आर्ट सिखल है ना, नहीं जाना उसके पास, उसके साथ भिड़ना नहीं है, नहीं तो मार के हड्डी उड्डी तोड़ देगा। तो कह रहा कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं। केरल में अलग अलग जगह में मार्शल आर्ट का नाम अलग है। तो केरल में क्या, कलारी पायट्टू, सिलंबन, या गटका, या हुएन लेंगलॉन। बताइए कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं आपको कलारी पायट्टू के नाम से जानते हैं केरल में। किसको, मार्शल आर्ट को। मार्शल आर्ट की अगर बात करें तो ये विज्ञान और कला दोनों के क्षेत्रों में आता है। मार्शल आर्ट जो है किसके क्षेत्र में आता है, ये इसकी अगर बात करें तो यह विज्ञान में भी आता है और कला में भी आता है। तो विज्ञान और कला में दोनों में आता है। उसका क्या नाम है, मार्शल है। एक तरह का कला भी है, एक तरफ सिखाने जो सिखाता है वो विज्ञान भी है। तो विज्ञान और कला दोनों हो जाएगी। ठीक है। मार्शल आर्ट की शब्द की उत्पत्ति की अगर बारे में देखा जाए
तो 15वीं शताब्दी में हुआ था मार्शल आर्ट की उत्पत्ति। मार्शल आर्ट की उत्पत्ति कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? आपको यूरोप के क्षेत्रों में, है ना, 15वीं सदी में यूरोप में। तो यहाँ से अगर पूछे कि बताइए कि मार्शल आर्ट का जो है उत्पत्ति कितवीं सदी में हुआ है, तो 15वीं सदी में। कहाँ हुआ था? किस महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। अगर बात करें जैसे केरल में पूछा है मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं, तो कलारी पयट्टू कहते हैं। उसी तरह से अगर पूछे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो थोड़ा कहते हैं, थोड़ा। हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मार्शल आर्ट को, मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? थोड़ा, थोड़ा सा ही मारिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा कहते हैं, थोड़ा कहते हैं। ठीक है। तो केरल में क्या कहते हैं? कलारी पयट्टू। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? थोड़ा कहते हैं। ठीक है। मार्शल आर्ट की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूरोप में। क्लियर। आगे चलते हैं। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? बताइए, सुब्रतो कप का संबंध जो है किससे है? सुब्रतो कप तो क्या फुटबॉल से है, क्रिकेट से, शतरंज से, बैडमिंटन से? तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वह किससे है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल की अगर जन्म की बात किया जाए तो इसका जो जन्म हुआ था, फुटबॉल की जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में। क्रिकेट का भी जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और फुटबॉल का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ था। अगर बात करें विश्व के पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? विश्व के पहला फुटबॉल क्लब, विश्व के पहला फुटबॉल क्लब पूछता है क्वेश्चन, कौन है? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। क्या नाम है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। अगर पूछे कि विश्व में पहला फुटबॉल क्लब कौन है, तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। अगर भारत में पूछे तो डलहौजी क्लब है। भारत में फुटबॉल क्लब जो है उसका क्या नाम है? तो डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब है। भारत में पूछे तो डलहौजी, विश्व में पूछे तो शेफील्ड हो जाएगा। ठीक है। और फुटबॉल की सबसे बड़ा जो प्रतियोगिता होती है उसको फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं, है ना। फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता की अगर बात करें, तो इसका जो प्रतियोगिता है कौन है? तो फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा है, क्या है? फीफा है। और सर्वप्रथम जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 ईस्वी में, जो खेला गया था सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में, जिसमें क्या हुआ था? तो उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा दिया था। उरुग्वे ने किसको हराया था? अर्जेंटीना को। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। बात सही है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ किसके प्लान के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। तो कह रहा है कि कब आया था, गठन हुआ था, तो कब गठन हुआ था? बताइए। नवंबर 1947, नवंबर 46, नवंबर 48, नवंबर 50 है, ठीक नहीं, 4 नहीं। तो इसका जो कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था वो था कब? तो नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में। तो इस कैबिनेट मिशन के बारे में आपको जानना लाजमी है। तो जानिए कि कैबिनेट मिशन भारत जो आया था 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946
1946 को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कौन आया था? तो कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन के उपलक्ष्य में, इसी के उपलक्ष्य में है ना संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो कैबिनेट मिशन से। कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन से। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। कहाँ आया था? तो दिल्ली में आया था। ये जो आया था आपको दिल्ली में, ठीक है। अगर शहर पूछ दे तो कौन सा शहर में आया था? दिल्ली में आया था। इसमें 3 गो सदस्य था। टोटल कितने सदस्य था? 3 गो सदस्य था। तो इसमें 3 सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य 3 सदस्य थे। तो पहला की बात करें तो पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस पूछता है सब क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 3 गो दे देगा, 4 गो दे देगा, उसमें से कहेगा कौन गलत है। तो पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और कौन है? तो आपको एबी अलेक्जेंडर था। कौन है? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। एबी क्या था? अलेक्जेंडर था। एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों को कैसे ही भी करके आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। तीनों में कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। अगर पूछता है क्वेश्चन, आप पूछता है कि जैसे पैथिक लॉरेंस, तो पैथिक लॉरेंस क्या थे? तो भारत के सचिव थे। पैथिक लॉरेंस की अगर बारे में पूछेगा तो ये क्या थे? ये थे आपको जो सचिव थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? सचिव थे। अगर पूछे कि स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। यहां पर लिख देते हैं, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगर बात करें एबी अलेक्जेंडर के, तो एबी अलेक्जेंडर जो थे आपको नौसेना मंत्री थे। कौन थे? नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन दागा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि तीनों को जो है मुंह पर रखना है। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और तीनों का अलग अलग जो है पद था। ये सचिव था, भारतीय सचिव। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर की बात करें तो नौसेना मंत्री थे। ठीक है, नौसेना मंत्री थे। तो इतना आप याद रखिए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में, इतना काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये चारों में से बताना है कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, बीटीयू, जूल, फोन। बीटीयू मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, है ना। तो कैलोरी, बीटीयू, जूल और फोन। बताइए ऊष्मा का कौन सा इकाई इसमें से नहीं है? तो ये फोन नहीं है ना। फोन का संबंध ऊष्मा से कहा गया? ये तो ध्वनि से संबंधित है। किसे है? ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। ये जो है फोन है, फोन की अगर बात करें तो ये ध्वनि की इकाई है। फोन किसकी इकाई है? तो ध्वनि की इकाई है। ध्वनि की इकाई है क्या? तो फोन है। ठीक है। अगर बात करें कैलोरी की, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। तो अगर कभी मान पूछे तो कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। अगर पूछे 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान, तो 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर होता है आपको 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी होता है। 24 कैलोरी होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है ना। और 1 बीटीयू बराबर होता है 252 कैलोरी। 1 बीटीयू बराबर
BTU बराबर 252 कैलोरी होता है, कैलोरी। ठीक है, अब कैलोरी क्या होता है, BTU का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगला क्वेश्चन करा, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जानते हैं? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, कैंपस रिडले सागरीय कछुआ या हॉक्स रिडले सागरीय कछुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। करा, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना डॉट 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 जिन्हें कहा जाता है, मतलब मानव शरीर में जो गुब्बारे नुमा संरचना है उसे क्या कहा जाता है? जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। जो क्या करती है? तो गैस को आदान प्रदान करने के लिए एक सतह का निर्माण करती है। तो क्या कहलाता है? क्या श्वास नली है, साइनस है, एल्वियोली है या धमनिया है? बताइए। तो इसका जो प्यारा सा आंसर है एल्वियोली। क्या नाम है? एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, अगर साइनस की बात करें तो मनुष्य के खोपड़ी के घने, है ना, मनुष्य के खोपड़ी में पाया जाता है। मनुष्य के खोपड़ी में, खोपड़ी के घने हिस्से में पाया जाता है, क्या? तो यह साइनस। अगर कभी पूछे कि साइनस क्या है तो मनुष्य के खोपड़ी में जो घने हिस्सा होता है उसमें यह साइनस पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से कौन सी कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, नहीं वाला तो पहले घेरिए इसको कि सत्य नहीं है। कितना बार तो जो है गड़बड़ा जाता है नहीं वाला में। तो कह रहा सत्य नहीं है। कह रहा इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है या सत्य है? इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। जी हाँ, कहते हैं। इथेनॉल को अक्सर आयोडीन में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये तो गलत बात है ना? पानी में घुलता है, क्योंकि यहीं पर तो आ गया इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है, और अल्कोहल ऐसा चीज है जो पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो ये वाला कथन आपको गलत है। ये वाला कथन क्या है? गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको यही वाला, डी नंबर। ठीक है, इथेनॉल की अगर बात करें तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, और इथेनॉल अगर आयोडीन, इथेनॉल एवं आयोडीन एक दूसरे के साथ अगर मिल जाता है, इथेनॉल एवं आयोडीन एक दूसरे के साथ मिलता है तो टिंचर आयोडीन का निर्माण करता है। क्या करता है? टिंचर। यहां पर हम लिख देते हैं इथेनॉल में अगर जोड़ दीजिए किसको? आयोडीन को, तो क्या बना के देगा? ये बना के देगा आपको टिंचर। क्या देगा? टिंचर। क्या देगा? टिंचर देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चले। करा कि डॉट 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 के सदस्य को हरी शैवाल कहा जाता है। किसके सदस्य को हरी शैवाल कहते हैं? मतलब ये सब क्या है? एक सदस्य है। तो बताइए इन चारों में से किस सदस्य को हरी शैवाल कहा जाता है? तो क्या फियोफाइनी, क्लोरोफाइट्स, रोडोफाइनी, ब्रायोफाइट्स? बताइए किस सदस्य को, है ना, क्या कहते हैं? तो हरी शैवाल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपको क्लोरोफाइट्स को। क्लोरोफाइट्स को क्या कहते हैं? हरी शैवाल कहते हैं। शैवालों के अध्ययन की बात करें तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। शैवाल का अध्ययन क्या होता है? तो शैवाल का अध्ययन आपको फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी। और यहीं पर अगर पूछ दे कवक का अध्ययन अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में। शैवाल में साइको, है ना, शैवाल में फाइको और कवक में माइको। ठीक है, एक क्वेश्चन है शैवाल के बारे में कि जैसे कि जो बर्फ पर शैवाल उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाला जो शैवाल है
उसको क्रिप्टोफाइट्स बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? शैवाल को कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। उसी प्रकार से चट्टानों पर जो शैवाल पाए जाते हैं उसको लिथोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पर अगर पूछे कि चट्टानों पर पाए जाने वाले जो शैवाल है उसको क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहलाता है, लिथोफाइट्स। और पत्थर बर्फ पर क्रिप्टोफाइट्स, चट्टान पर लिथोफाइट्स कहलाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है सवाल में, जैसे कि जो जापान है, जापान एक जो देश है, तो वहां के निवासी शैवाल का क्या करते हैं? खाते हैं, शैवाल को खाते हैं। तो उसको जो खाते हैं उस शैवाल का नाम क्या है? यहां से पूछा जाता है कि जापान में जो शैवाल को खाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है बताइए? जापान के निवासी द्वारा शैवाल खाया जाता है, शैवाल खाते हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम की अगर बात करें तो क्या है बताइए? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पोरोफायरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोरोफायरा जो है, ये शैवाल जो है पोरोफायरा, ये कहाँ के निवासी खाता है? तो जापान के निवासी। कहाँ के? जापान के। अगला क्वेश्चन, करेक्ट। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड सब क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में। क्या पर्यटन से है, सिनेमा से, कंप्यूटर से, कला से? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है संबंधित है आपको कंप्यूटर से। ऐसा कहा जाता है कि ट्यूरिंग अवार्ड जो कंप्यूटर में है उसको कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो कभी पूछ दे क्वेश्चन घुमा करके, कंप्यूटर क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार का क्या नाम है? तो ट्यूरिंग अवार्ड है। क्या नाम है? ट्यूरिंग अवार्ड है। और सिनेमा की बात करें तो इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे चले। करा कि विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? कूलम है, जूल है, एम्पियर है, वोल्ट है। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर की जो इकाई है वो क्या है? तो आपको वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। वोल्ट की बात करें तो यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है वोल्ट, है ना। वोल्ट का जो नाम पड़ा है एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। उस वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंड्रा बोल्टा। ठीक है। तो इटली के वैज्ञानिक था। इटली के वैज्ञानिक की अगर बात करें, इटली के वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रा बोल्टा के जो है सम्मान पर जो है इसका नाम क्या रखा गया है? तो बोल्ट रखा गया है। क्या रखा गया है? बोल्ट रखा गया है। इटली के वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रा बोल्टा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि इटली के वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रा बोल्टा के नाम पर। ठीक है। एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर जूल की बात करें तो कार्य का जूल होता है। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का क्या होता है? आपको जूल होता है। ठीक है। और कूलम की अगर बात करें तो विद्युत आवेश का जो इकाई मात्रक होता है विद्युत आवेश का क्या होता है? तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का कूलम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं? अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 गो मार्ग है, उस पर चलने के लिए जो है दिशा निर्देश देते हैं। तो कौन देते हैं, है ना, ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव जीवन के
सभी दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं तो कौन देते हैं? क्या महावीर देते हैं, विश्वामित्र देते हैं, गौतम बुद्ध जी देते हैं या गुरु वशिष्ठ देते हैं? तो बताइए अष्टांगिक मार्ग जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो ये है आपको गौतम बुद्ध से, जो कि है ना किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, है ना। तो गौतम बुद्ध 8 तरह का जो है अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। जैसे में बात किया जाए तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक अजीव है और सम्यक व्यायाम है, सम्यक समाधि है और सम्यक स्मृति है। तो ये 8 को जो है अष्टांगिक मार्ग जो है किनके द्वारा बताया गया है? गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। तो एक बार आप लोग भी याद करिएगा इसको, है ना। कौन कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो टोटल कितना है? 8 है। 8 आपके सामने है। सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म हो गया, सम्यक अजीब है, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। क्योंकि कभी कभी ज्यादा हार्ड करने की क्वेश्चन रहता है तो इसी में से वो दे देता है। बताइए निम्नलिखित में से अष्टांगिक मार्ग कौन नहीं है? कौन नहीं है या फिर कौन है? किसी तरह से भी दे सकता है। तो एक झलक इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें गौतम बुद्ध जी के, तो गौतम बुद्ध की गिरि त्याग की घटना को क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है जी? तो महाभिनिष्क्रमण। अगर बात करें प्रथम उपदेश के, तो इनके प्रथम उपदेश के घटना को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, यहां से खूब क्वेश्चन आता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और बुद्ध की जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु की घटना को, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। महापरिनिर्वाण। ये तीनों को आपको स्टेटमेंट को याद रखना है, ठीक है। आगे चले, अगला है कारण निम्न में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? बताइए लॉर्ड कर्जन जो इन चारों में से, बताइए कि चारों में से किसका योगदान नहीं था? किसमें योगदान नहीं था? पुलिस सुधार में था, बंगाल विभाजन में, सेना व न्यायिक सुधार में, सती प्रथा पर रोक। देखिए सती प्रथा पर नहीं था। तो सती प्रथा की अगर बात करें तो सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सती प्रथा। तो सती प्रथा यहाँ से भारत के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया था? तो सती प्रथा को अंत किया गया था। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा अंत किया गया था। कभी कभी पूछता है कि किया तो गया था लेकिन कौन से नियम के तहत? तो नियम अगर पूछे तो नियम 17 के तहत, ठीक है। तो नियम किसके तहत? 17 के तहत किया गया था, ठीक है। अगर बात करें बंगाल विभाजन के, तो बंगाल विभाजन करने वाला कौन है? बंगाल विभाजन की अगर बात करें, बंगाल विभाजन तो ये जो हुआ था आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसके द्वारा एक और काम किया गया था। इसके द्वारा जो है पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया था। पुरातात्विक विभाग की स्थापना
की स्थापना किया गया था, की स्थापना कि मतलब भारत के जो भी पुराने चीज है उसको संरक्षण किया जा सके, तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके द्वारा, तो बंगाल सॉरी ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आगे चले। करण निम्न में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? कैंसर, टीबी, एडम्स, स्कर्वी, बताइए, एड्स या स्कर्वी, तो किससे संबंधित है? बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है, तो ये जो आपको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से संबंधित है, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से संबंधित है। अगर बात करें विश्व में टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है ना, विश्व में टीबी अगर टीबी मुक्त पूछे तो टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। वही अगर भारत की बात किया जाए तो भारत कम कर दिया 2025 से तक, लेकिन अगर बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक ही रखा गया है, 2025 तक। ये और अच्छी बात है कि 2025 तक हमारे भारत देश में टीबी नहीं रहेगी, लेकिन विश्व में जो है अगर पूछे तो 2030 तक। ठीक है, अगला चलते हैं। कह बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अभी ने बताया जी लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। इसको थोड़ा सा और डिटेल हम करते हैं कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी कहां हुई थी, तो ये हुई थी शिमला में। कहां हुई थी? शिमला में 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को शिमला में कहा हुआ था? तो शिमला में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिमला में घोषणा हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को। कहाँ हुआ था? तो शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। और बंगाल के दो भागों में बांटा गया था बंगाल विभाजन में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन में बंगाल को दो भागों में बांट दिया। बंगाल को कितने भागों में? दो भागों में। बंगाल को दो भागों में बांटा। ठीक है, तो कौन कौन भाग था? एक था आपको पूर्वी बंगाल था, और दूसरा की अगर बात करें तो पश्चिमी बंगाल हो गया, है ना। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब? तो 1905 ईस्वी में। कहा इसकी घोषणा की गई थी? शिमला में। डेट बताइए तो 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, और अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय पूर्वी बंगाल का जो मुख्यालय बनाया गया था ढाका में, है ना। ढाका को क्या बनाया गया था? तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय, पूर्वी बंगाल का हेडक्वार्टर अगर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका जो है कहाँ बनाया गया था? ढाका में। कहाँ बनाया गया था? ढाका में। ठीक है, आगे चले। अगर लॉर्ड एल्गिन की बात करें, लॉर्ड एल्गिन की, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने जो है बहावी आंदोलन का दमन किया था। इन्होंने क्या किया था? बहावी आंदोलन का दमन किया था। बहावी आंदोलन का दमन, बहावी आंदोलन का दमन करने वाला कौन है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम था। डलहौजी के बारे में जानते हैं, प्रथम ट्रेन चलाई गई थी डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो क्या बताइए? तिलक है, महात्मा गांधी है, गोखले है, जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हो जाएगा। और ये जो हिंद स्वराज जो लिखा गया था, ये कब लिखा गया था? तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज को लिखा गया था। अगर बात करें महात्मा गांधी जी के, तो इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो क्या है? बाल गंगाधर तिलक है, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण
गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के कौन थे? तो गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, है ना। और भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, ये जो पुस्तक लिखे हैं, कौन लिखे हैं? भारत की खोज, भारत की खोज, या तो फिर विश्व झलक, विश्व झलक, इसका जो लेखक है कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये दोनों को अगर बात किया जाए कि लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में जाइलम का क्या अर्थ है? पौधे में जाइलम का क्या अर्थ है, बताइए आप लोग आंसर। पौधे में जाइलम का क्या अर्थ है, जरा बताइए आप लोग कमेंट करके। तो पौधे में जाइलम का जो अर्थ है क्या है? क्या जल का परिवहन करना है, भोजन का परिवहन, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पौधे में जाइलम का अर्थ क्या है? तो जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन की अगर बात करें, तो भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम करता है, फ्लोएम। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, अगर बात करें जाइलम में, तो जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिका भाग लेती है। अगर जाइलम का निर्माण हो रहा है तो उसमें कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 4 प्रकार की। जाइलम के निर्माण में, जाइलम के निर्माण में कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, 4 प्रकार की कोशिका क्या करती है? जाइलम के निर्माण में आपको 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, भाग लेती है। पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि जाइलम के निर्माण में कितने प्रकार की कोशिका भाग लेती है? तो 4 प्रकार की। ठीक है, अगर बात करें इस फ्लोएम के, तो इसमें उत्तक होता है, और इसके उत्तक को वास्ट कहते हैं। क्या कहलाता है? वास्ट कहते हैं। बस इसको ऐसे याद रखना है कि फ्लोएम के उत्तक को वास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कर मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बताइए। मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? आपको स्वास्थ्य से, है ना। मिशन इंद्रधनुष, तो इसमें जो है मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है कब से? तो 25 दिसंबर 2014 से हुआ था। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। और ये 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। और ये सुशासन दिवस किनके जो है लिए मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के किस पर? तो जयंती पर। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर, और ये सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मनाया जाता है। और इसी सुशासन दिवस के अवसर पर 2014 में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष, तो ये मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से संबंधित है। और मिशन इंद्रधनुष में क्या करता है? तो टीकाकरण लगाया जाता है, टीकाकरण, है ना। तो अगर स्वास्थ्य नहीं दे देगा, टीकाकरण दे देगा, तो वो भी आपको क्या सही है? क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? नौजवान भारत सभा स्थापना किसने किया? तो क्या हरदयाल सिंह ने, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भगत सिंह। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1926 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। क्यों किया गया था? तो भारत में क्रांति लाना था, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसको दूर भगाना था, उसके प्रति जागरूक करना था जनता को। तो इसीलिए नौजवान सभा की स्थापना किया गया था भगत सिंह के द्वारा। कब? तो 1926 ईस्वी में। भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया है जय हिंद, है ना। जय हिंद का नारा किसने दिया है?
तो जय हिंद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें चित्तरंजन दास के, तो इन्हें देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं? चित्तरंजन दास को। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? कह रहा इनमें से कौन सा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या तो फिर महात्मा गांधी? तो इनमें से कौन नहीं बने हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। इनको एक बार नामित किया गया था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको अध्यक्षता करने नहीं दिया। तो क्वेश्चन बन गया कि कौन नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किया है। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें, तो इन्होंने जो है 1905 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। अध्यक्षता किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 के जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो बनारस। इसको बनारस अधिवेशन भी कहते हैं, बनारस अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अगर बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। बेलगांव अधिवेशन जो कि कब हुआ था? तो 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा पाक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है? बताइए किस देश के बीच में है ना, किस होना चाहिए? तो क्या भारत और पाकिस्तान, भारत एवं मालदीव, भारत एवं श्रीलंका, जापान एवं दक्षिणी कोरिया? तो पाक जलडमरू मध्य, तो ये हो जाएगा आपको भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? तो पाक जलडमरू मध्य है। अगर खाड़ी में पूछे कि पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में, तो बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है ना। पाक जलडमरू मध्य की अगर बात करें, तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी को जोड़ती है। क्या करती है? तो जोड़ती है। किसको? तो बंगाल की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी को जोड़ती है कौन? तो पाक जलडमरू मध्य। और अगर देश में देखा जाए, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। वही में अगर बात किया जाए फ्लोरिडा जलडमरू मध्य पूछता है, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अगर पूछे, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, तो ये जो है किसको? तो मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी एवं किसको? तो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़, पुणे, सतारा, कोंकण? बताइए। मराठा शासक जो कि मराठा धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो इनकी जो राजधानी था रायगढ़ था। कहाँ था? रायगढ़। अगर बात करें शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी को जो है जन्म जो हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, इनका जो राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? पूछता है क्वेश्चन 1674 ईस्वी में, 1674 में। और इसका जो राज्याभिषेक किए थे कौन थे? तो काशी के गंगा भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? काशी के गंगा भट्ट के द्वारा इनको राज्याभिषेक किया गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक। शिवाजी की जन्म की अगर बात करें, इनका जो जन्म हुआ था,
कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में। रायगढ़ दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 ईस्वी में। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1680 में हुआ था। 1680 में। शिवाजी के माता का नाम क्या था? इनका माता का नाम, माता एवं पिता का नाम, तो माता की अगर बात करें तो माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई, जीजाबाई। और पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, शाहजी भोसले था, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला चलते हैं। करा नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? क्या मेघा पाटकर, अरुंधति राय, नंदा काचर, चमन लाल? तो बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो मेघा पाटकर है। कौन है? मेघा पाटकर। देखिए मेघा पाटकर है। क्वेश्चन हम चाहते तो इतना देर में बहुत करा देते, लेकिन आपको कोई फायदा इससे नहीं मिलता, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक तरह के पढ़ना है तो 8 बजे हम डेली लाइव आते हैं। लुसेंट के जीके जीएस जो भी रहता है उसको लेकर के हम आते हैं, और उसमें कम डिस्कशन किया जाता है, इतना नहीं। तो आप लोग उससे ज़्यादा जुड़ सकते हैं। और दरोगा का स्पेशली आप तैयारी में लगे हुए हैं तो इस सेशन से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित आपको कौन है? तो मेघा पाटेकर है। कौन है? मेघा पाटेकर। कर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष किसको देंगे? तो अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। कर अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है, एक ब्रोमीन मिश्रित गैस है, रेडियोएक्टिव पदार्थ है, सभी है? नहीं, अमलगम जो होता है एक तरल पारा मिश्रित धातु होता है। एक तरल पारा मिश्रित धातु को अमलगम कहा जाता है। अमलगम पारा को हम लोग क्यूक सिल्वर भी कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं? तो क्यूक सिल्वर कहते हैं। क्यूक सिल्वर, पारा को क्यूक सिल्वर के नाम से जानता है। पारा ही एक ऐसा धातु है, इसे कमरे के टेम्परेचर पर, इसे कमरे के ताप पर किसमें रखता है? तो द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था मतलब लिक्विड में अवस्था में रहता है। कौन? तो पारा रहता है। सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन। कर ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है क्या? संगीत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में? तो ग्रेमी अवार्ड की अगर बात करें तो ये दिया जाता है आपको संगीत के क्षेत्र में। किसमें? संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। अब चलते हैं, करंट अफेयर्स की बारी आ गई है। तो करंट अफेयर्स आपका 10 है, उसमें काफी इंपोर्टेंट रिपीटेड है, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है यह करंट अफेयर्स, तो आप लोग बने रहिए। पहला है, कह रहा बिहार राजकीय शिक्षा पुरस्कार कितने शिक्षक को दिया गया है? बिहार राजकीय शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, तो कितने को? क्या 15, 20, 25 या 30? बताइए। तो ये 20 को है ना, 20 टीचर को बिहार राजकीय शिक्षा पुरस्कार है ना दिया गया है। और शिक्षा मंत्री अभी कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। कौन है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, कह रहा बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार, वो तो राजकीय था, राजकीय में 20 गो हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय पूछा है तो राष्ट्रीय कई गो मिला है? 5 गो, 7 गो, 9 गो, 3 गो? बताइए। तो अगर राष्ट्रीय पूछे तो कितना को मिला है? 3 व्यक्ति को, है ना, 3 टीचर को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इसी 5 सितंबर को, है ना, जो बीत गया है। 5 सितंबर के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के कितने किसानों या किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार मिला है? जीनोम सेवियर पुरस्कार, तो ये मिला है आपको 6 गो के, 6 किसानों को जीनोम सेवियर पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें से 4 गो किसान हैं, इसमें से क्या है? तो 4 किसान को मिला है, और 2 की अगर बात करें तो किसान समूह को, 2 किसान समूह को,
ठीक है। अगला क्वेश्चन करा 15 अगस्त 2023 में हुई झांकी का पहला स्थान बिहार सरकार द्वारा किस विभाग को चुना गया है? झांकी निकलता है ना जी, हर एक विभाग का झांकी निकाला जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। तो 15 अगस्त वाला जो है उसमें प्रथम स्थान कौन आया है? तो प्रथम आया आपको कृषि विभाग। कौन आया है? कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन करा 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में हुआ, तो किसने किया? बताइए। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में हुआ, तो उस गोवा में किसने किया है? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री। तो इसका जो उद्घाटन समारोह में भाग लिए थे आपको प्रधानमंत्री लिए थे। कौन लिए थे? प्रधानमंत्री। ठीक है। और कौन सा स्टेडियम में हुआ था? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अगला क्वेश्चन करा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसको बीसीसीआई कहते हैं, क्या कहलाता है? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुआ था, सॉरी, बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, जयशाह, राहुल द्रविड़ या रमेश पवार? पवार होना चाहिए यहाँ पे, रमेश पवार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है अभी रोबर बिन्नी है, रोबर बिन्नी। अगर जयशाह की बात करें तो ये सचिव है, बीसीसीआई के सचिव है, ये सचिव है। राहुल द्रविड़ की बात करें तो ये कोच है ना, बीसीसीआई के कोच हैं। रमेश पवार की बात करें तो ये महिला कोच है, ये क्या है? तो महिला कोच है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता? 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या शिवा नरवाल ने, किशोर जेना ने, नीरज चोपड़ा ने या सरबजीत सिंह ने? तो इसका जो प्यारा से आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो ये जो है 88.88 मीटर में जो है अपना ये लक्ष्य हासिल किया है। कितना? 88.8 है ना, मीटर, मीटर में कितना मीटर में? तो 88.88 मीटर भाला फेंक करके जो है जेवलिन थ्रो में क्या किया? तो गोल्डन है ना, गोल्ड मेडल जीता है। कौन? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणवी है, हरियाणा के हैं, हरियाणा। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। और नीरज चोपड़ा के द्वारा 2021 में भी 2021 में भी जो है जीता गया था गोल्ड पुरस्कार। अगला क्वेश्चन करा किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा के अगले दिन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड, करा किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा के अगले दिन ही प्रधानमंत्री के कहने पर फैसला वापस ले लिया? तो ऐसा कौन है? उसको तो नाम जानना बहुत जरूरी है। क्या पाकिस्तान के थे, म्यांमार के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के? तो ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश के। इसके जो प्रधानमंत्री अभी हैं कौन है? शेख हसीना है, शेख हसीना, शेख हसीना जुल्फों वाली, शेख हसीना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो करा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक अवार्ड किसे दिया है? नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को, बराक ओबामा को, थॉमस बॉक को? बताइए किसको दिया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक पुरस्कार जो दिया है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, वो किसको दिया है? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। अगर इनकी बात किया जाए तो ये क्या है? WHO के, है ना, WHO के क्या है? तो ये आपको महानिदेशक भी हैं, WHO के महानिदेशक। ये जो है आपको WHO के कौन है? तो महानिदेशक हैं, महानिदेशक, महानिदेशक है कौन? तो ये घेब्रेयेसस। ठीक है। अगर इसकी बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपको कहाँ पड़ता है? लुसाने में, लुसाने। और लुसाने आपको कहाँ पड़ता है? तो लुसाने आपको स्विट्जरलैंड में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में,
स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर, हर्ष चौहान, विजय सावंत, आर हरीश कुमार, बताइए कौन है? तो इसका जो प्यारा से आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर। अगर बात करें आर हरी कुमार के, तो ये नेवी के चीफ हैं। क्या है? नेवी चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं आर हरी कुमार। अगर बात करें हर्ष चौहान के, तो हर्ष चौहान क्या है बताइए? हर्ष चौहान जो है आपको अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के क्या है? तो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर विजय संबत की बात करें तो ये अनुसूचित जनजाति के हैं और ये आपको अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति के, तो अनुसूचित जाति के विजय सांबत और जनजाति लग जाएगा तो हो जाएगा हर्ष चौहान। और गंगाराम अहीर क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, और आर हरि कुमार हो जाएंगे नेवी चीफ के। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं तक था। आपको क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और थोड़ा शेयर वेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद जय भारत।